10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। गुरुवार का दिन हम तैयारी कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी की। हम रिएक्ट कर रहे हैं कल देर रात आई वो फेड पॉलिसी आउटकम पर, और आज रिजल्ट हेवी डे भी हमारे सामने खड़ा है। इन सब के बीच मजबूत खड़ा हुआ भारतीय बाजार आपको नजर आएगा। 150 पॉइंट निफ्टी मजबूती के साथ इस समय खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट 16,800 के थ्रेशोल्ड के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में अच्छा मूव, निफ्टी आईटी अच्छा ट्रैक्शन डिलीवर करता हुआ और ब्रेथ पॉजिटिव, कह लीजिए वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। लेकिन वीरू से जान लेते हैं जो अब तक का सेशन निकला है। हमने बहुत बड़े तरीके से तेजी को बनाया था। अब वीरू मार्केट जो 45 मिनट का कंटिन्यूअस सेशन हुआ था, क्या व्यू बन रहा है? देखिए आशीष, अगर मैं सब कुछ छोड़ जाऊं, भूल जाऊं, मैं इस वक्त अगर एक भी चीज ना सोचूं, आई मीन न डाओ, न ताओ, न नेस्डेक, न विक्स, अगर मैं सिर्फ कैंडलस्टिक्स पे फोकस करूं तो ये एक बहुत अच्छा दिन है जो कि मैसेज देता है कि द मोमेंट वी विल क्रॉस 16,800, ये एक बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा लॉन्ग ट्रेडर के लिए। तो थोड़ा सा अपना, मैं कल भी कहा था कि लॉन्ग ट्रेड है तो रखिए, सुबह भी कहा था अगर आप लॉन्ग, आज भी देखिए आशीष हमें क्या मिल गया। लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी जब हमने ली थी, जहां पे लिया था वो था करीब करीब 16,746 5550, वहां से आप 50 पॉइंट ऊपर है। जैसे ही 800 805 का जोन निकलेगा आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप 16,888 821 और 888 के जोन को मेट करें। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, मैं कह रहा हूं ना, फिर मैं हर चीज को भूल जाऊं और सिर्फ इस रेखा को देखूं, आई मीन इस चार्ट को देखूं, इस पैटर्न को देखूं, तो यस, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स ऑफ 821 एंड 888 ऑन द हायर साइड। निफ्टी बैंक याद रखिएगा अभी भी अच्छा करता हुआ, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आज आपको ये 37,500 की ट्रैजेक्टरी में जाता दिखाई दे आशीष। बस इतना कहूंगा मैं, आज ऑप्शन के स्टेट्स नहीं दिख रहा आशीष, यकीन मानिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये हो गई मार्केट्स पे व्यू, जो 45 मिनट का कंटिन्यूअस सेशन हुआ उसके बाद। और अब आज का कॉर्पोरेट स्कैन, और हमारे साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल लाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लाल साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अच्छा, नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट जब पहले देखे साल दर साल तो बहुत बढ़िया आंकड़े थे। उसमें मार्जिन्स मेरे लिए हाईलाइट था, 2.5% का बढ़ के 3.5%, 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। पर जिस तरह की फ्लूइड सिचुएशन है, स्ट्रीट शायद क्लोजली वॉच आउट करिए सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस को, और वहां पे मार्जिन दरअसल 50 बेसिस पॉइंट गिरे, 4% वाले 3.5% पे आ गए। ये मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के पीछे का रीजन सर, आप लोग तो लास्ट टाइम मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ था तो स्पेसिफिकली मेंशन था कि ये सब पास ऑन हो जाता है, ये क्या पास ऑन लैग के साथ होता है, इसीलिए मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए क्या? देखिए इसके दो रीजन है। जो मेन रीजन है वो लास्ट क्वार्टर में 12 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है डॉलर की एप्रिसिएशन की वजह से, जिसमें कि कस्टमर को पास ऑन करने में लैग आता है हमारे ओडीएम बिजनेस में। उसकी वजह से 40 बिप्स का मार्जिन पे इम्पैक्ट है, मगर अब वो पास ऑन हो गया है और हमारा इसमें मार्जिन के डोमेन में कॉन्फिडेंस है कि हम उसी लेवल पे 4 से 4.2 तक मार्जिन को मेंटेन करेंगे। तो ये पास ऑन लैग के साथ हुआ, इसीलिए इस ट्रांजिशन वाले क्वार्टर में इंपैक्ट, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट की वापस वो 4.25% की ब्रैकेट पे मार्जिन्स पहुंचेंगे। अच्छा, ये जब मार्जिन्स जब प्रेशर बढ़ता है तो पास ऑन किया जाता है। अभी कहा जा रहा है प्रेशर कुछ ईज ऑफ हो रहा है इसी कमोडिटी प्राइसेस का, इसको भी एक तो कितना ईज ऑफ हुआ हो रहा है वो प्रेशर, और उसको भी क्या पास ऑन ड्यूली करा जाता है क्या, या फिर आप कुछ बेहतर मार्जिन एंजॉय कर पाओगे इस सिनेरियो में? देखिए डेफिनेटली कमोडिटीज प्राइसेस की सॉफ्टनिंग है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की प्राइसिंग की सॉफ्टनिंग है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की सॉफ्टनिंग है। अभी थोड़ी इन्वेंट्री है पाइपलाइन में, मगर इसका फायदा जरूर आएगा और इसको पास ऑन करने में भी लैग आता है, जिसमें कि ओडीएम बिजनेस में हमको गेन आता है। सो इट वर्क्स बोथ वेज, जिसका कि आपको इस क्वार्टर के एंड में और नेक्स्ट क्वार्टर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। अतुल जी, एक और चीज, अब बात करते, देखिए मार्जिन्स की बात हुई, यहाँ पे नए ऑर्डर्स की,
नए ऑर्डर्स के आने का क्रम कैसा है इस वक्त, और स्पेशली जून में, जुलाई में कैसा रहा, आगे की एक्सपेक्टेशन क्या है? मई में आपने, अगर आप देखें, एलईडी टीवी के कमिटमेंट शुरू किए थे, वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिले थे, तो नए ऑर्डर्स के आने का क्रम पिछले 2 महीने में कैसा रहा, और आगे के लिए आपकी विजिबिलिटी क्या कहती है सर? देखिए, इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक बहुत हेल्दी है, बिकॉज जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फेस्टिव पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं। सो ऑर्डर बुक टेलीविजन में अगस्त के महीने में हम हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं। सिमिलरली वॉशिंग मशीन में भी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं। लाइटिंग में रिकवरी दिख रही है क्योंकि इन्वेंट्री की पाइपलाइन में डीस्टॉकिंग हो गई है। ओवरऑल इट्स लुकिंग पॉजिटिव। सिमिलरली हमारे जो नए वर्टिकल्स हैं उसका रैंप अप शुरू हो गया है। जो हेयरेबल्स वेयरेबल्स में हमारा जॉइंट वेंचर है बोट का, उसको हमने अभी ऑलरेडी 5 लाख डिवाइसेस पर मंथ की प्रोडक्शन पे पहुंचा दिया है, जिसको 1.5 मिलियन डिवाइसेस पर मंथ की प्रोडक्शन पे अगले महीने से टारगेट है। सिमिलरली एयरटेल के लिए ONT की प्रोडक्शन कमर्शियली लॉन्च हो गई है और हमारा टारगेट है 1 लाख पर मंथ अगले महीने से करेंगे। सो ये पॉजिटिव्स हैं डेफिनेटली जो मुझे दिख रहे हैं। देखना ये है कि बियॉन्ड दिवाली मार्केट कैसे बिहेव करती है। अगर नॉर्मल है देन इट्स वेरी पॉजिटिव, बट वन हैज टू कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। पता है लाल सर, लास्ट टाइम वो सौरभ गुप्ता साहब से जब बातचीत हो रही थी, कंसर्न एक इमिनेट हो रहा था कि सैमसंग ने खबर दी थी कि भाई वो उनका इन्वेंट्री पाइलअप तगड़ा हो गया है, तो वो है ना, वो कुछ कंसर्न्स थे डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। तब उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था अभी तो जल्दी है कहना, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, क्योंकि हमारे लिए फेस्टिव बुकिंग का समय होता है, तब असल में पता चलेगा कि ये कुछ स्लो डाउन वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब हम 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन, या जो भी 1.5 मंथ डाउन द लाइन, वहां से यहां तक अभी ऐसे कोई फेस्टिव सीजन रिलेटेड डिमांड स्लो डाउन नजर नहीं आ रहा है, ये आप मान के चल रहे हो ना? जी हाँ, मगर टेलीविजन वर्टिकल में जो ओरिजिनल हमारा इस साल का बजटेड प्लान था वो करीब 4.2 मिलियन का था, क्योंकि इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमें एक स्लो डाउन लग रहा है डिमांड की तरफ, इंडिया में नहीं ग्लोबली दिख रहा है। तो हमने अपना प्लान कट करा है 4.1-4.2 मिलियन से करीब 3.6 मिलियन पे। अच्छा, एक चीज और आपने कही थी जब वीरू ने सवाल पूछा था कि इन्वेंट्री जो पाइपलाइन में है, ये इन्वेंट्री लेवल्स क्या है, काफी ज्यादा है क्या? और औसतन जो होते थे, अब ज्यादा मतलब उसे मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव, ऐसे ही पिछले साल फेस्टिव सीजन के समय क्या इन्वेंट्री लेवल्स थे, अभी उससे ज्यादा इन्वेंट्री लेवल्स पे आप लोग बैठे हो क्या? ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम एक बहुत ही फोकस्ड कंपनी है जो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी पे बहुत ध्यान रखती है। प्लीज अप्रिशिएट, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है वो ±3 डेज में घूमता है, मगर हमेशा इन्वेंट्री पाइपलाइन में होती है। और जिस चीज को मैं रेफर कर रहा था, जो पाइपलाइन में इन्वेंट्री है, उस पे प्राइसेस की सॉफ्टनिंग का गेन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो इन्वेंट्री ऑलरेडी है, मगर इन्वेंट्री ज्यादा है ऐसा नहीं है। ठीक बात। लाल साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, नंबर्स को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। तो सिर्फ वो मार्जिन्स जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ब्लिप है 50 बेसिस पॉइंट्स का, वो पास ऑन लैग के साथ मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट की वो जो 4% के लास्ट क्वार्टर के मार्जिन लेवल्स थे, या 4.25% के आसपास का जो ब्रैकेट है, मार्जिन वापस वहां पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। दिवाली तक तो फेस्टिव बुकिंग रिलेटेड इश्यू नहीं, लेकिन सर स्पेसिफिकली मेंशन करके गए हैं कि दिवाली के बाद का डिमांड ट्रैक्शन जो ऑन एन एवरेज रहता है, वैसा रहा तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। उसके बाद अगर पस्त पड़ता है तो कंसर्न्स आ सकते हैं। तो अभी तक का जो ड्राइंग बोर्ड है वो कहता है अभी कोई कंसर्न स्पेसिफिक नहीं। खैर, स्टॉक इस समय 1% की कमजोरी के साथ अच्छे बाजार में कामकाज करता हुआ, और उसके पीछे ये Q1Q ही जो मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था स्ट्रीट के लिए आज से। अच्छा, इस बीच हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा और निर्मल बंग से विकास सालुंके आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। गौरव, एक्सपायरी की क्या तैयारी? कोई ट्रेड वेड लिया क्या निफ्टी बैंक में आज, आर या पार शाम तक? गुड मॉर्निंग। ये हमने पहले एक स्प्रेड लेके रखा था, आज हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक करवाया। 37,000 कॉल, 37,700 का कॉल बेच के जो डेबिट स्प्रेड था वो करवाया था,
बट अभी फ्रेश ट्रेड हम लोग फिलहाल कर नहीं रहे हैं, किस गैप अप के बाद मौका नहीं मिल रहा है, थोड़ा अगर डिक्लाइन देखने मिले सपोर्ट्स पे तो वापस एक बार ट्रेड लिया जाए। तो यहाँ पे अभी कैसा है कि आप ऑप्शन में अगर लेंगे या थोड़ा भी कंसोलिडेशन आधे घंटे का भी आ गया तो टाइम वैल्यू इरोशन काफी रैंपेंट हो जाएगा। तो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि कोई डिक्लाइन वाला देखने मिलता है तो फ्रेश लेंगे। यहाँ पे फिलहाल व्यू नेगेटिव नहीं है, लेकिन डिक्लाइन के ऊपर ही बाय करेंगे। फ्रेश ट्रेड इंडेक्स में फिलहाल ले नहीं रहे। के अच्छा, क्विकली गौरव, आज के 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से स्टॉक्स आपने पिक करें? देखिए, दो स्टॉक है। एक है भारत फोर्ज, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिला। कल की जो क्लोजिंग थी अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ में हुआ है, ओआई बिल्डअप भी आपको देखने मिल रहा है। और जो इसके पोलैरिटी है डेली वीकली चार्ट्स पे 700 से 715 की थी, उसके ऊपर ये कल उसके आज फॉलो बाइंग भी देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 695 इसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में स्टॉक जो है वो 770 775 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। दूसरा है बर्जर पेंट। अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है, और अभी जो है बर्जर है वो भी काफी अच्छी उछाल दिखा रहा है। 2 आवर्ली चार्ट्स में या 120 मिनट चार्ट में एचएमओ सेटअप काफी स्ट्रांग हो रहा है। एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, वॉल्यूम अपटेक इसमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 582 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में 635-40 के आपको लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। जी, आपके दो ट्रेड्स विकास सालू के भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले आशीष, मार्केट्स एट डे हाई 16820 और ये लेवल्स हम रिविजिट करते हुए 5 मई के बाद पहली बार मार्केट्स एट डे हाई, अच्छा मूव यहाँ पे। विकास सालू के जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपके दो ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मुझे भी मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव लगता है। ऑलरेडी हमने जुलाई सीरीज के स्टार्टिंग में ही बोला था कि निफ्टी में ऊपर में 16,900 में भी 17,000 के आसपास की रेंज के आसपास मार्केट देखने मिल सकता है। आज के लिए मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में जिस हिसाब से पॉजिटिवली मोमेंटम देखने मिल रहा है, माइंट्री मुझे अच्छा लग रहा है। 3240 का ब्रेकआउट था, वो अभी इंट्राडे में उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक 3350 के आसपास के टारगेट माइंट्री में ओपन होते देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3190 के आसपास का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। ये मुझे लगता है 1 से 2 दिन में कल तक ये अच्छा खासा कैरी कर सकता है ऊपर की तरफ। दूसरा रहेगा पीएल में हमने नोटिस किया था कि डेली चार्ट पे एक चार्ट स्ट्रक्चर उसका अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हो चुका था, लेकिन आज जिस हिसाब से वो मूवमेंट कर रहा है तो मुझे लगता है वापस ये 100 डीएमए के आसपास वो पॉजिटिवली मूव कर सकता है, जो ऊपर में अराउंड 1930 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1820 का स्टॉप लॉस यहाँ पे पीएल में रिकमेंड करूंगा। दोनों भी कॉल 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा सकते हैं। आपकी ये दो कॉल्स हैं। चलिए अब इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ इस कड़ी में एक खास मेहमान जुड़े हैं, श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया साहब, वेलेंटिस एडवाइजर्स के बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और यकीन मानिए आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस जुलाई की इस सीरीज़ का बहुत ही अप टिल नाउ सेलिब्रेशन मोड सर कायम है, और ये जुलाई काफ़ी अच्छा खासा रहा। और आशीष और मेरी जब आपसे पहली बातचीत हो रही थी इससे पहले, तो हालात काफ़ी कमज़ोर थे। वी वर इन वॉर जोन। कमोडिटी प्राइसेस अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियली हाई थे, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते काफ़ी स्थिति बदली है। और कल फेड के 75 बेसिस पॉइंट के निर्णय के बाद सर अब इन लेवल्स पे आपको क्या लगता है, रिस्क एलिमेंट बाजार में काफ़ी कम हो गया है? रिवॉर्ड की अपेक्षाएं क्या इन्वेस्टर्स को रखनी चाहिए? आपका टेक सर। आपको देखिए, एक दो चीज जो है वो अच्छी हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। एक तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो अभी आशंका है कि इन्फ्लेशन जो है वो पीक हो गया है। हम लोग का अनुमान वही था कि जो यूएस में 9%, 9.1 का जो आंकड़ा आया था इन्फ्लेशन का, वो पीक है। उधर से इन्फ्लेशन नीचे आएगा, और उसके कारण जो फेड का रेट्स है, कल 75 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड था वो आ गया। पर अगले मीटिंग्स में अब 75 से कम आएगा, शायद 50 करे और फिर 25 करने लग जावे। तो वो एक आशंका था, अभी वो थोड़ा कंसेंसस व्यू है और इसके कारण बाजार बढ़ गया है। दूसरा चीज जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि एफआई सेलिंग काफी थी पिछले 1 साल में। तो एफआई सेलिंग में अब जो एफआई का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग था, एक तरह से उन लोग करीब 5% बेच चुके हैं जो उनके इंडिया का होल्डिंग था। और पिछले जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो लीमन क्राइसिस आया था, उसमें भी वो करीब 5-5.5% बेचने के बाद में उनका ना खरीदारी वापस शुरू हो गया था। तो वो एक है कि वो अब है ना, उनका सेलिंग जो है दिख रहा है कि कम हो गया है सेलिंग। बीच बीच में थोड़ा बाइंग भी आ रहा है। तो यदि अपने देखे तो किस स्थिति में उनका परचेजिंग चालू हो जाएगा, तो जो डॉलर स्ट्रेंथ था
अभी तक अपने देखे डॉलर एकदम स्ट्रांग हो गया है, DXY इंडेक्स 107 पे आ गया है, डॉलर वर्सेस यूरो नियरली पैरिटी हो गया था। तो हम लोग का अनुमान है कि डॉलर स्ट्रेंथ अब एक तरह से पीक हो गया है, तो यहाँ से डॉलर और स्ट्रेंथन नहीं होएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी जो फेड का इंक्रीज है वो कम हो जाएगा। यदि डॉलर स्ट्रेंथन नहीं होता है तो इमर्जिंग मार्केट को फ्लो चालू हो जाएगा, तो FI का जो सेलिंग है वो भी कम हो जाएगा। तो ये दो पॉजिटिव है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मार्केट के लिए एक तरह से अच्छे हो गए हैं। पॉजिटिव्स हैं तो गुड मॉर्निंग सर, ज्योति सर। अच्छा, एक चीज फिर आप बताओ, ये जो मूव आए अच्छे खासे, अब हम ऑलमोस्ट 16,800 के लेवल्स पे खड़े हुए हैं ज्योति सर, और ये ऑलमोस्ट हो गया 1600, 1700, 1800 पॉइंट के आसपास का अपटिक। इसकी आपकी रीडिंग क्या है? ये मानूं कि एक करेक्टिव रैली है, एक रिवर्सल नहीं है? तो इसमें ना दो चीज देखना पड़ेगा। जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो दो तरीके से करेक्ट होता है। एक होता है प्राइस करेक्शन, जो अपने को देखने मिला कि भी एक तरह से 18,500 करीब है ना निफ्टी पीक हुआ था, तो वहां से करीब है ना 15,500 पे निफ्टी आ गया था। वो एक प्राइस करेक्शन था कि अच्छा खासा एक तरह से 3-3,500 पॉइंट निफ्टी में कम हो गया था। दूसरा होता है टाइम करेक्शन। सो नॉर्मली पहले प्राइस करेक्शन आता है, उसके बाद टाइम करेक्शन आता है। तो टाइम करेक्शन में क्या होता है, एक नैरो बैंड में मार्केट हिलते जाता है। और वो टाइम करेक्शन इसलिए जरूरी है कि वैल्यूएशन को है ना यदि अपने को सही करना है, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे थे, तो टाइम करेक्शन से हर महीना एक तरह से अर्निंग्स बढ़ते जाता है। तो सेम इंडेक्स 9 महीना बाद आता है, तो एक तरह से अपने को वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बाजार अब अगला 6 महीना में ये टाइम करेक्शन जोन में है, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर हो सकता है अगले मार्च में अपने को मोरलेस यही निफ्टी लेवल मिल जाएंगे, और उस टाइम पे फिर है ना वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ से अभी तक है ना जो मार्केट देखते रहेगा वो फेड का एक्शन देखते रहेगा, पर मेरे ख्याल से उससे ज्यादा है कि यूएस इकोनॉमी कितना स्लो होता है, क्या वहां पे रिसेशन हो जाता है, कितना स्लो डाउन होता है। और वहां स्लो डाउन हुआ तो है ना भारत की इकोनॉमी में भी कितने स्लो डाउन होता है, वो एक है ना ज्यादा महत्व है, डेटा पॉइंट जो सबको देखना चाहिए। सर, ये जो अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम आया, अब इस मूव को आप इनकैश कर रहे हो क्या? इन रैलीज को आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं? तो देखिए हम लोग इतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग का तो वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है। पर हम लोग लास्ट ईयर से करीब 15-18% कैश पे बैठे थे, और 6 हफ्ता पहले हम लोग वो कैश थोड़ा कम कर दिए थे। तो अभी हम लोग अभी भी 10% कैश पे बैठे हैं, और एक तरह से बीच बीच में थोड़ा पोर्टफोलियो शफलिंग करते रहते हैं। तो एक दो सेक्टर है जो हम लोग है ना इस साल के लिए हम लोग को वो अच्छा लगता है, एक है बैंक्स और दूसरा है ऑटोस। तो एक तरह से हम लोग थोड़ा कैश कम किए थे, समझिए 6-8 हफ्ता पहले। पर फिर भी थोड़े कैश पे बैठे हैं कि जब भी मार्केट में कुछ भी पैनिक आवे तो लेने का मौका मिल जाएगा। ओके सर, ये आपने कैश कम कहाँ किया? मतलब अगर पिछले 3 महीने में आपका कन्विक्शन जहाँ पे था या तो और बढ़ गया, या फिर जिस पे कन्विक्शन नहीं था उस पे इस अर्निंग के सीजन में कन्विक्शन बढ़ गया, वो कौन से एक दो स्पेस है सर, जरा प्लीज हिंट दीजिएगा। हाँ, तो दो सेक्टर है जहाँ पे है ना हम लोग ने कैश को डिप्लॉय किया, एक तरह से जो हम लोग को पहले अच्छा नहीं लगता था, पर अभी है ना हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक है बैंक्स और दूसरा है ऑटोस। तो दोनों का यदि कारण देखें, बैंक्स में कारण बहुत सिंपल है कि पिछले 4-5 साल से एक तरह से क्लीन अप चल रहा था बैंक्स का। जो एनपीएल्स थे वो एनपीएल का प्रोविजन होते जा रहा था, और वो एनपीएल प्रोविजन अब एक तरह से वो क्लीन अप बैंक्स का खत्म हो गया है। तो अगले 2-3 साल में एनपीएल प्रोविजनिंग कम रहेगा पिछले 3 साल के कंपैरिजन में। तो वो उसके कारण बैंक्स में ना अपने यदि प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। दूसरा है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स का मार्जिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि है ना लोन रीप्राइसिंग इमीडिएटली हो जाता है, उस पर ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर जो डिपॉजिट्स है वो जब तक मेच्योर नहीं होते वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे रहते हैं। तो इसलिए बैंक्स का है ना एक एनवायरमेंट अच्छा हो गया था, तो बैंक्स एक एरिया है जहाँ पे हम लोग ने खरीदा। दूसरा है ऑटोज। तो ऑटोज में अपने देखे तो 5 साल से ऑटो ग्रोथ हो रहा नहीं है, और लास्ट पिछले 6-8 महीना से उनका मेन प्रॉब्लम था कि है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर का काफी इशू था।
तो हम लोग का जो एनालिसिस था वो है कि सेमीकंडक्टर का इशू कम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चला गया है, पर अब प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएंगे तो इसके कारण है ना, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण सेल्स बढ़ेगा इनका। दूसरा है कि स्टील प्राइसेस कम हो गया, तो एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके कारण मार्जिन भी बढ़ेगा, और दूसरा स्टील प्राइसेस भी कम हो गया, तो अगले क्वार्टर से उसका भी है ना देखने को मिल जाएगा कि ग्रॉस मार्जिन भी ये ऑटो कंपनी के बढ़ जाते हैं। तो ये दो सेक्टर है जिसमें हम लोग खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मैं अगर आपका कन्विक्शन मैंने जान लिया, लेकिन इस बाजार ने भी कुछ स्पेस पे बहुत अच्छा कन्विक्शन दिखाया है और वो अर्निंग से विजिबल है। जब हम सब इस साल की जब बजट स्पीच सुन रहे थे और जैसे ही वो कैपेक्स का आंकड़ा वित्त मंत्री जी ने एक्सप्रेस किया था, उसके बाद पूरा बाजार कैपिटल गुड्स पे फोकस कर रहा था। और वो टाइम है और आज का टाइम है, कैपिटल गुड्स ने काफ़ी पैसा बना के दिया। एबीबी, सिमेंस को देखिए, एलएनटी कुछ चूक गया कुछ कारणों से, बट एलएनटी के नंबर्स भी आपने 2 दिन पहले देखा होंगे। सर, इस स्पेस में स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टेड हैं, पैसा बना के बैठे हैं, उनको क्या करना चाहिए? पैसा बना भी है और बनने की कितनी गुंजाइश है, और आपका कन्विक्शन इस स्पेस में कितना है? तो कैपिटल गुड्स में हम लोग का कन्विक्शन काफी हाई है, तो ये हम लोग एक तरह से अर्ली एंट्रेंट थे कैपिटल गुड में, क्योंकि हम लोग 2020 से ना कैपिटल गुड का ओवरवेट हो रखे हैं। अभी कैपिटल गुड का एक बहुत बड़ा विशाल सेक्टर है, तो है ना वो कैपिटल गुड में क्या चीज काफी है ना, कोई अर्ली मूवर्स होते हैं कैपिटल गुड्स में जो अर्ली साइकिल प्लेज होते हैं, कोई लेट साइकिल प्लेज होते हैं। पर एक चीज जो कैपिटल गुड में याद रखने का है कि कई स्टॉक्स 2008 के पीक से अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिए। वहां पे कई स्टॉक्स मिल जाएंगे जो 2008 के भाव से भी अभी कम चल रहे हैं, तो है ना पिछले एक तरह से 11-12 साल में कोई रिटर्न नहीं बना। और जब साइकिल टर्न होएगा तो यहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम ज्यादा रहेगा, क्योंकि ना मार्जिन में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत मिल जाएगा। तो हम लोग है ना कैपिटल गुड्स एक तरह से 2 साल से खरीद के रखे हैं, कुछ भी बेचे नहीं है। कई स्टॉक्स में अच्छी कमाई हुई है, रिटर्न है ना 2x 3x भी हुए हैं। तो एक हम लोग कैपिटल गुड्स पे ध्यान दे रहे हैं, वो पाइप सेक्टर। दूसरा है बेरिंग सेक्टर, कि भाई ये दो चीज पे हम लोग का काफी ध्यान है कैपिटल गुड में। और रिटर्न काफी बने हैं, पर अगले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न बनने का गुंजाइश है, क्योंकि दो चीज अपने को देखना पड़ेगा। एक तो फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट काफी हाई रख रखी है, और वो एडिशनल पैसा उन लोग कैपेक्स के लिए स्पेंड कर रहे हैं। और ये इंडिया में ही नहीं है, ये है ना यूएस में भी यही स्कीम है कि भाई ग्रोथ रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट को कैपेक्स करना पड़ेगा। और दूसरा है कि अभी गवर्नमेंट का कैपेक्स आते रहेगा तो यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ते हैं, तो उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स आने की उम्मीद है। तो हम लोग का अनुमान है कि अगले 15-18 महीने में प्राइवेट कैपेक्स भी जोर से चालू हो जाएगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, कैपिटल गुड्स को है ना ऑर्डर मिला, उसके बाद प्राइवेट कैपेक्स भी चालू हो गया, तो ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो जाएगी, और वो फिर उसका अपने को रिजल्ट देखने मिल जाएगा अर्निंग्स में और प्रॉफिट्स में। तो हम लोग के लिए अगला 2-3 साल में कैपिटल गुड्स एक अच्छा स्पेस है। ज्योति सर, थैंक यू सो मच आज सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए। इस बीच कुछ स्टॉक्स हरकत में आ रहे हैं। दिवीज लैब्स देखिए जरा स्क्रीन पे, बढ़िया मूव, और निफ्टी अब तेजी जो है 1.25% उछाल, 200 पॉइंट का मोमेंटम, 16,840 16,850। निफ्टी बैंक रखिए स्क्रीन पे, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की मजबूती के साथ 37,300 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। दिवीज लैब दिखाइए मारुति भी इस समय बढ़िया ट्रेड करता हुआ। गौरव, मारुति जरा देखिएगा, कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल की स्ट्रीट को पसंद आ गई? देखिए तो मारुति का अच्छा ही था, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड चाहिए तो थोड़ा वेट करना चाहिए। सपोर्ट्स जो है वो आ रहे हैं 8,500 के, और हडल्स जो है वो 8,850 के हैं, तो एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। कोई डिक्लाइन देखने मिले अगर वापस आपको टूवर्ड्स 8550, तो आप बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200-250 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री में यहाँ पे एडवाइस नहीं करूंगा। मारुति वाकई, आप देखें आशीष ने एक बहुत अच्छी डिटेल्ड कमेंट्री पेश की थी कुछ देर पहले, एंड स्टॉक इज नाउ ऑलमोस्ट कॉटिंग डे हाई। आशीष, अब निफ्टी इंट्राडे जो बायर था उसके पॉइंट से भी 90 पॉइंट ऊपर है, तो मैं यही कहूँगा एक पॉकेट फ्रेंडली अपने मन में एक स्टॉप लॉस लॉक करके चलिए। 801 पॉइंट था पिवट पॉइंट जिसको थ्रस्ट जनरेट करना था। आशीष आप देखिए, मेरे ख्याल से जयपुरिया साहब से 1 सवाल के अंदर 2 सवाल के अंदर
805 से 844 आ गए। तो आप वो फील कर पा रहे होंगे आशीष, वो शॉर्ट कवरिंग का स्विंग देखिए, वही है स्क्रीन पे आशीष। ओके, बहुत बढ़िया। और वीरू ने कहा था आज सुबह की कमेंट्री में, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, गैप अप खुलने के बाद भी मैं तेजी करने का मन बनाना चाहता हूं, यही थे ना वो वर्ड्स। और देखिए गैप अप खुलने के बाद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की और तेजी के साथ इस समय निफ्टी और निफ्टी बैंक में और भी अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है। जहां खुले थे उसके ऊपर अब हम इस समय कामकाज करते हुए। अच्छा भाई, सबको स्क्रीन पे दिखाइए और फिर सवाल पूछिए अपना भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कितना वेट लूज कर जाता है? क्या वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि वो इतना वेट लूज कर जाता है? किससे पूछूं, आशीष आप या नीरज जी आप? अरे हम तो वैसे जवाब दे पड़ देते गया हैं, है, पड़ गया है ना? ऐसा कोई सवाल नहीं हम जवाब न दे पाए जब तक हमारे नए टीचर हैं सामने। कोई दिक्कत नहीं, होती मैंने नहीं तो है। कहीं कल सरसरी नजर से पढ़ा था 2 किलो शायद दिया है, कुछ ऐसा कहा। नहीं, अलग अलग है। अच्छा। आपसे कह रहा हूं 2 किलो 3 किलो 4 किलो लुई हैमिल्टन की अपडेट आया था, वो 4.5 किलो एक रेस में लूज कर जाते हैं। 4.5 किलो। इसका मतलब उनको खूब रेसिंग करनी इसका तो चाहिए। वेट लॉस का प्रोग्राम उधर ही चलना चाहिए। नीरज जी हफ्ते महीने में एक रेस कर लिया, अपना काम सेट है। अब उसके कई सारे रीजंस हैं। ग्रेविटेशनल जी फोर्सेस, जिसकी बात थोड़ी देर पहले बहेती साहब कर रहे थे, एकदम थोड़ा ऑडियो कम करिएगा यार। बहेती साहब जो कह रहे थे जी फोर्सेस, वो उनके सूट्स में उनको गर्मी लगती है, पसीना छूटता है, वो बॉडी पानी लूज कर जाती है इस तरह से। तो रेस से पहले वेट लेते हैं, रेस के बाद वेट लेते हैं। ड्यूरेशन कितना होता है उसका, कितनी देर? 1 घंटा 45 मिनट में लुई हैमिल्टन साहब अपने लैब खत्म कर डालते हैं अंदाजन 1.25। 1 घंटे मैं में? पता है इसके लिए एक और वीरू आंसर का एक और तरीका था। ये टफ क्वेश्चन है वीरू का, तो हमने एक तरीका निकाला है। हमारे साथ फॉर्मूला 3 के रेसर कृष्णराज महादिक साहब जुड़ गए हैं। वाह, महादिक साहब, एक सवाल था वीरू का। वाह, ये F1 रेसिंग में एक रेसर कितना वेट लूज कर जाता है? क्या आंसर है सर? यस, आपने जो बोला वो बहुत एक्यूरेट है एक्चुअली। द एवरेज वेट जो कोई लूज करता है एक ड्राइवर एक रेस में, वो 3 किलो के आसपास होता है। इट कुड बी मोर और लेस, लेकिन एवरेज 3 किलो होता है। और उसका मेन रीजन इज वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि जब हम कार में रहते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड इन द कार, उसमें एक्चुअली बहुत गर्मी भी होती है। तो आप क्या खूब खा के बैठते हो क्या? 3 किलो बढ़ा के जाते हो? नहीं तो ऐसे तो आप बचेगा नहीं कुछ मामला। नहीं, एक्चुअली ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैं जब रेसिंग करता था, 3 डेज का वीकेंड होता था हमारा रेसिंग का, प्रैक्टिस, क्वालिफाइंग और रेस। एंड विद इन 3 डेज ऑफ टाइम आई यूज्ड टू पर्सनली लूज अप टू 5 किलोज। और वाटर लॉस के साथ, जैसे आपने बोला कि जी फोर्स भी बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे मसल्स पर, इसलिए हर वीकेंड के बाद एक्चुअली उतना लॉस होता ही है। तो महादेव सर ये बताइए कि आप जैसे 3 किलो लूज किया, उसके बाद उसको रिगेन कितने जल्दी कर लेते थे? वी हैव टू डू इट विद इन 10 डेज ऑफ टाइम। मतलब रेस खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे इमीडिएटली रिकवरी होती है, एंड देन वी स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन। एंड फिर हमें बहुत खाने के लिए कहा जाता है, तो इसलिए रिकवरी टाइम जो होता है टू गेट बैक टू द वेट, द टारगेट वेट इज अराउंड 10 डेज। दौड़ते रहना। ओके कृष्णा, एक बात मुझे पूछनी है कि जो ये F1 कार का जो कॉकपिट होता है, उसमें आप लोगों को फ्लूइड देने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है? जो मैं पढ़ रहा था और जो मैं देखा भी है, आई मीन 2011 की उस रेस में एक स्टीयरिंग पे बटन होता है जो कि फ्लूइड इंजेक्ट करता है, ऐसा कुछ है? बताइए। यस, करेक्ट। हमारे कार में से हमें एक पाइप जुड़ाई जाती है हेलमेट के अंदर, और उसमें फ्लूइड हमारा, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, एनर्जी ड्रिंक, वाटर, व्हाटएवर द प्रेफरेंस ऑफ द ड्राइवर इज, और एक बटन से एक्चुअली वो फ्लूइड हमें मिल जाता है। क्योंकि लगता ही है, क्योंकि अगर 1 घंटे से ज्यादा हम कंटिन्यूस वाटर लॉस बॉडी में से हो रहा होता है, इसलिए वी नीड फ्लूइड्स कॉन्स्टेंटली। टफ लाइफ है भाई कृष्णा, गजब कर रखा आप लोगों ने। मुझे लगता है वेट लॉस का फार्मूला रेस 1 से निकलना चाहिए भाई साहब, लेकिन झेलेगा कौन इतनी गर्मी और ऐसी जी फोर्सेस? कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीरू, आशीष, मेरे, हाँ आप कुछ कह रहे हो? हाँ, एक तो कृष्णा बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, मैं आप यकीन बता, 2011 में ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में रेस हुई थी। हाँ। और मैं तत्पर था जाने के लिए उसमें, और मैं रेसिंग डे, जो रेस डे होती है ना, उससे पहले 2 प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। मैं गया, पहुंच गया, मैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में 15 स्ट्रेचेस हैं, और उसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेच है ना, मैं जाके उसके मिड पे बैठा, मैंने कहा यहां से देखूंगा। जब सेबेस्टियन वेटल ने पहला स्ट्रेच लिया,
और जब मैंने उस गाड़ी को आते और जाते हुए और ब्रेक लेते हुए देखा ना, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये इंसान ड्राइव करता है। एक एवरेज जो आई थिंक स्पीड होती है वो 260 से 280 होती है, और मेरे ख्याल से उस स्ट्रेच पे 340 टू 360 का अगर आप देखें वो स्पीड मेंटेन कर रहे थे। बिलीव करना मुश्किल होता है। और आपको मालूम है हिस्टोरिकली 397 ये स्पीड गई है एक F1 ड्राइवर की। आप ये सब छोड़िए, मेरा आंसर आपको सही लगा ना? कोई क्वेश्चन गलत आंसर है? मैंने भी कहा था 2 किलो कम होता है। देखा महादेव साहब, अब ढूंढ लाते, ऐसा टफ क्वेश्चन मारा तो हमने महादेव साहब ढूंढ लिए। सही है, सही है गौरव, आपको पता था क्या 4 किलो लूज हो जाता है? गौरव ने बहुत गजब का डाइटिंग प्लान करा था। गौरव आप F1 क्यों दौड़ा लिए? नहीं, मुझे मालूम पड़ा कि इतनी मेहनत करने से अच्छा है मैं 2-3 लैप ही लगा लूं। नहीं, मुझे मालूम पड़ा कि इतनी मेहनत करने से अच्छा है मैं 2-3 लैप ही लगा लूं। ट्रेडमिल पे लैप्स लगाने से अच्छा है मैं गाड़ी में लैप लगा लूं, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब खत्म करने का टाइम है। ऐसे तो बातें चलती चली जाती। कल को कोई सवाल वाल लेके आओगे आप? कल का सवाल एक है मेरे मन में, ऐसा कौन सा बीइंग है इस पूरी धरती पे जो अपनी जिंदगी का 75% टाइम या 80% टाइम सोता रहता है? ये वो पोलर बेयर टाइप तो नहीं है कोई? गलत इजी जवाब। आंसर तो ये लग रहा था, वो गलत जवाब है। ये तुक्का मारा था कि इतना इजी नहीं है मतलब। नहीं, इजी बहुत है। आप सुन के आपको लगेगा अरे ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। 80% अपनी लाइफ स्पैन सो के बिताता है। विकास, कुछ आइडिया है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं है, लेकिन जो इसके पहले जो चल रहा था रेसिंग का, अगर उसके ऊपर बात करो तो मुंबई में जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है, जितनी स्लो वेट बढ़ रहा है हमारा। हाँ, तो हमारा वेट यहाँ पे गेन होते जा रहा है, वहां पे कम होने के चांसेस मुंबई में तो है ही नहीं। ये रीजन हो सकता है हमारा वेट गेन। ये सही बात है भाई, परफेक्ट रीजन है ये। अपन सिर्फ ट्रैफिक को ब्लेम करेंगे, नीरज जी के टिफिन को ब्लेम नहीं कर सकते। ना, सवाल ही नहीं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शो खत्म कर रहे हैं, और अब शो खत्म क्या कर रहे हैं, बातचीत तो चलती रहेगी। स्टॉक पिकिंग पे बातचीत होगी, आपकी क्वेरी सॉल्व होगी नीरज जी के साथ। बिल्कुल, एक शानदार बढ़त के साथ। अभी एक थोड़ी देर पहले आपने एक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी थी, वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से बयान आया कि और ज्यादा बोरोइंग नहीं करेगी सरकार, क्योंकि डेट टू जीडीपी ऑलरेडी आपका 84% है। तो ये खबर अपने आप में बहुत पॉजिटिव, मुझे लगता है 100 पॉइंट तो निफ्टी में इसी बात के देने चाहिए कम से कम, कि बोरोइंग नहीं करेगी सरकार। बाजार को डर था एडिशनल बोरिंग होगी सेकंड हाफ में, वो नहीं होने वाली। वो जो नहीं हमने होगी ना, बजटेड रखा था उतनी उतनी होगी। करेगी। तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव खबर है। अगर इस पे स्टिक करती है गवर्नमेंट अगले बजट तक, तो ये बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, और इस वक्त 200 डबल सेंचुरी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां।